हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूं मैं आपके अपने ही चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो क्षेत्रीय राजवंश, झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश का एमसीक्यू करेंगे। और इसका हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो आप लोग इससे पहले का आप लोग सेशन नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो आप लोग को समझ में आ जाएगा सारा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी मैं पढ़ा रही हूँ। तो थ्योरी बाय अगर होगा तो सब कुछ क्लियर रहेगा, इसीलिए मैं थ्योरी भी पढ़ा रही हूँ और ऑब्जेक्टिव भी करा रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोग प्लीज़ सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि तुम लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कोई भी इंसान को अपना सपना मत बताइए आप लोग, और उसको पूरा करके बताइए ताकि पता चले, क्योंकि आदमी तो नसीहत ही देने में लग जाता है कोई भी इंसान। इसीलिए आप लोग बस पूरा कीजिए। ठीक, चलिए चलते हैं टॉपिक पे हम लोग। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का एमसीक्यू। तो आप लोग प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और चलिए मेरे साथ चलिए। और जैसे जैसे मैं कराऊंगी ऐसे ऐसे देखिए। मैं पहले ही हिंट्स पे मैं यहाँ पे लिखी हुई हूँ कि झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। ठीक, झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का टॉपिक है ये। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि झारखंड के किस जनजाति के लोगों के द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य का निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो ये है मुंडा जनजाति। जो मुंडा जनजाति थी वो झारखंड के लोगों के द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य की राजधानी राज्य का जो निर्माण हुआ था उसकी प्रक्रिया शुरू की थी। तो मुंडा जनजाति। ठीक। और मेरा कहना ये है कि 40 क्वेश्चन मैं करवाती हूँ या 50 क्वेश्चन, 40 या 50 क्वेश्चन लेके मैं चलूँगी तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। ठीक, इसीलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आप लोग भी आंसर कीजिएगा। आप लोग को भी आंसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए सेकंड नंबर हम लोग करते हैं। मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की इस प्रक्रिया शुरू की थी। तो ये जनजाति था रीता मुंडा। रीता मुंडा के द्वारा मुंडा जनजाति का रीता मुंडा वो पहले जनजाति व्यक्ति थे जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया। तो ये सुतिया पाहन के द्वारा चुना गया था। जो सुतिया पाहन थे वो रीता मुंडा के द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया था, सुतिया पाहन के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट, सुतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा। तो सुतिया पाहन अपना जो नव स्थापित राज्य था उनका नाम दिया गया सुतिया नागखंड, क्योंकि सुतिया पाहन था और सुतिया के नाम से ही सुतिया नागखंड भी, ये जो नया राज्य का निर्माण हुआ था तो उसका नाम रखा गया था सुतिया नागखंड। नेक्स्ट, सुतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था। तो सुतिया नागखंड का जो प्रथम राजा था वो सुतिया पाहन था। मैं अभी बताई कि सुतिया पाहन था, अपने नाम से रिलेटेड ही वो अपना नया जो निर्माण किया था राज्य उस पे रखा था और इसीलिए ये सुतिया पाहन होगा। नेक्स्ट, सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था। तो सुतिया नागखंड का जो अंतिम राजा था वो था मदरा मुंडा। मदरा मुंडा जो था वो सुतिया नागखंड का अंतिम राजा था। नेक्स्ट, नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो नागवंशी राज्य की जो स्थापना थी वो प्रथम शताब्दी में की गई थी। प्रथम शताब्दी में नागवंशी राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की।
तो नागवंशी जो राज्य की स्थापना हुई थी वो हुआ था फनी मुकुट राय के द्वारा। देखिए यहाँ पे नागवंशी राज्य की स्थापना पूछ रहा है और वहाँ पे पूछ रहा था कि नागवंशी राज्य की स्थापना कब हुई थी। देखिए क्वेश्चन का डिमांड देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया था कि नागवंशी राज्य की स्थापना कब हुई और यहाँ पे किसने की। तो नागवंशी, मैंने बताया कि नागवंशी जो राज्य था वो प्रथम शताब्दी में हुई थी और नागवंशी जो राज्य की जो स्थापना हुई थी उसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो थे फनी मुकुट राय, जो गैर आदिवासी को भी उन्होंने शरण दिए हुए थे, फनी मुकुट राय। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब सवाल उठता है कि प्रथम नागवंशी राजा कौन था। तो प्रथम नागवंशी राजा था फनी मुकुट राय ही। फनी मुकुट राय वहाँ के प्रथम नागवंशी राजा थे क्योंकि ये संस्थापक भी थे। नेक्स्ट, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी। तो नागवंशी राजा शासक जो थे फनी मुकुट राय, उनकी राजधानी थी सुतियाम्बे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब मुंडा शासन जब शुरू हुआ था, झारखंड में सबसे पहला निर्माण किया था मुंडाओं ने, और जब इसका सब शासन चला तो ये सुतिया पाहन के द्वारा किया गया था मुंडा शासन का। और जब जब ये ज़्यादा विकसित होने लगा तो इन्होंने अपनी राजधानी सुतिया पाहन से सुतियाम्बे किया। उसका जो राज्य बना वो सुतिया नागखंड का नाम दिया गया उसको। तो जब नागवंशी राजा आए फनी मुकुट राय, तो इन्होंने भी राजधानी नहीं बदला था, ये राजधानी नहीं बदले हुए थे। तो पहले का जो राजधानी था वही इनका भी राजधानी था, तो वो पहले का सुतियाम्बे था, तो इन्होंने भी सुतियाम्बे ही रखा। ठीक। नेक्स्ट, जे रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो जे रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की जो स्थापना है ये 10वीं शताब्दी में की गई थी। हम लोगों ने देखा था जे रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना 10वीं शताब्दी में की गई थी। नेक्स्ट, नागवंशी शासक जो फनी मुकुट राय हैं का राज्य कितने परगनों में विभाजित किया गया था। तो नागवंशी शासक जो फनी मुकुट राज्य का जो परगना थे वो 66 परगना में बांटा गया था। हम लोग देखे थे कि नागवंशी शासक जब फनी मुकुट आए तो उन्होंने कितने उनके समय में परगना थे, तो वो 66 थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। तो ये फनी मुकुट राय ही है। फनी मुकुट राय को ही नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। नागवंशी शासन जो चला था वो फनी मुकुट राय ही थे और उनको ही आदि पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट, फनी मुकुट राय का विवाह निम्न में से किस घराने की राजकुमारी के साथ हुआ था। तो फनी मुकुट राय का विवाह ये पंचेत राज के शासक के राजकुमारी से इनका शादी हुआ था, विवाह हुआ था। और ये धीरे धीरे जब वहाँ के ये दामाद बन गए तो पंचेत राज का इन्होंने राज्य भी सत्ता स्थापित किया था, धीरे धीरे विकसित किया था। तो फनी मुकुट राय का जो विवाह हुआ था वो पंचेत राज की ही बेटी से हुआ था, इसीलिए ये इनका सही आंसर है। तो फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत राज के राजघराने की राजकुमारी से हुआ था। नेक्स्ट, पंचेत राज्य स्थित था। तो पंचेत राज्य कहाँ स्थित था। नागवंशी राज्य जो थे उसके पूर्व में स्थित थे। नागवंशी राजा का अगर राज्य यहाँ था तो उसके ईस्ट में थे स्थित। तो पंचेत राज्य यहीं पे स्थित थे और यहाँ पे था नागवंशी राज्य। ठीक, तो ऐसे मानिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फनी मुकुट राय ने पंचेत राज्य की सहायता से किस राज्य को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी। तो फनी मुकुट राय ने पंचेत राज्य की सहायता से क्योंझोर एक राज्य था तो उनको पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी। किसके सहायता से। पंचेत राज की सहायता से। अब देखते हैं
क्योंझोर जो है वो राज्य कहाँ स्थित है? तो क्योंझोर राज्य नागवंशी राज्य के दक्षिण में स्थित है, क्योंकि देखिए पूर्व पूर्व में तो पंचेत था, तो दक्षिण में क्या था? नागवंशी राज्य के जो दक्षिण में थे वो क्योंझोर राज्य पड़ते थे, और उन्होंने ही पंचेत का दामाद हो गए फनी मुकुट राय। अगर देखा जाए तो पंचेत राज्य के दामाद हो गए, तो ये दोनों मिल लिए, और फिर इनको क्योंझोर जो राज्य था नागवंशी राज्य के दक्षिण में, उनको पराजित कर देते हैं, और ये जो क्योंझोर है ये राज्य भी फनी मुकुट राय का हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था? तो निम्न में से कौन सा फनी मुकुट राय का दीवान था? तो ये थे देवराय श्रीवास्तव फनी नागवंशी शासक का जो फनी मुकुट राय थे उनके दीवान थे। नेक्स्ट, किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था एनी शाह ने। गैर जो आदिवासी हैं नागवंशी शासन जब शासन कर रहे थे, तो ये जो गैर आदिवासी शासन जो कर रहे थे, तो ये गैर आदिवासियों को आश्रय देने वाले एनी शाह ही थे। नेक्स्ट, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? तो नागवंशी जो शासक थे उन्होंने फनी मुकुट राय की हत्या भीमकर्ण के द्वारा किया गया था। फनी मुकुट राय की हत्या कर दी जाती है सिर्फ सत्ता छीनने के लिए, और ये कोई और नहीं, भीमकर्ण ही, जो इन्हीं के रिलेटिव थे। तो उस टाइम पीरियड में क्या होता था, राजा का बेटा राजा बनेगा, तो क्या होता था कि जो शासक चुने जाते थे उसकी जो हत्या कर जाती थी, तो हत्या जो कर देते थे, तो उसके बाद जो उसका शासक चुना जाता था उसका बेटा या उसका पोता, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे करके वंशानुगत चलते जाता था। ठीक, नेक्स्ट, मैं एकदम स्लोली लेके जा रही हूँ ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। निम्न में से किसके शासन काल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था? तो किसके शासन में कराया गया था पलामू किले का निर्माण? तो ये थे मुकुट राय के द्वारा पलामू किले का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट, प्रताप राय ने अपनी राजधानी को सुतियाम्बे से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था? तो प्रताप राय जो थे वो अपनी राजधानी को सुतियाम्बे से चुटिया नाम का एक स्थान था, उसी को अपना राजधानी बनाया था प्रताप राय ने। तो ये पहले शासक थे जो सुतियाम्बे को स्थानांतरित कर दिया राजधानी के रूप में और चुटिया को चुना। ठीक, तो प्रताप राय ने अपनी राजधानी को सुतियाम्बे से चुटिया स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस नागवंशी राजा ने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी? तो ये थे भीमकर्ण। जो सबसे पहला जो कर्ण की उपाधि लिए थे तो वो भीमकर्ण थे, क्योंकि भीम जो थे, भीमराय, इसका नाम था भीमराय। तो इन्होंने, एक राजा था वो कर्ण की उपाधि लिए थे। तो ये उसके दरबार में जब किसी काम की वजह से जब सेना को भेजते हैं तो उन्होंने सारी बात बता दी भीमकर्ण को, तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया, और जब इससे ज़्यादा प्रेरित हो गए तो भीम राय ही अपनी राय को हटा के टाइटिल और कर्ण की उपाधि धारण कर ली थी। तो वो कौन सा नागवंशी राजा था जो सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी? तो ये थे भीमकर्ण। ठीक, नेक्स्ट, नागवंशी राजाओं द्वारा धारित कर्ण की उपाधि किस राजवंश से प्रभावित थी? तो ये थी कलचुरी राजवंशी। मैंने बताया अभी कि भीमकर्ण बहुत ज़्यादा उससे प्रेरित हो गए, प्रभावित हो गए थे, जिन्होंने अपने भीम राय के टाइटल को हटाकर भीमकर्ण रखा। राय की टाइटल को उन्होंने हटा दिया, तो उन्होंने कर्ण की उपाधि धारण की थी। और ये किस राजा से प्रेरित होकर किया था? कलचुरी राजवंशी के राजा थे, उनसे प्रेरित होकर उन्होंने भीम राय के जगह भीमकर्ण की उपाधि धारण की थी। ठीक, नेक्स्ट, बरुआ की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल
राजा को किसने पराजित किया था? तो बरवा की लड़ाई जब हुई थी तो सरगुजा के रक्षल राजा को भीमकर्ण ने पराजित किया था। तो भीमकर्ण बरवा की लड़ाई में जीत गए थे और सरगुजा के रक्षल राजा को पराजित करके उनको हरा दिया गया था कर्ण के द्वारा। नेक्स्ट, बरवा की लड़ाई में विजय के उपरांत भीमकर्ण ने बरवा के साथ साथ पलामू के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो देखिए यहाँ पे बरवा की जब लड़ाई हुई थी तो उसके विजय के उपरांत भीमकर्ण ने बरवा के साथ साथ पलामू के जो टोरी जिला है, टोरी क्षेत्र पर उन्होंने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया भीमकर्ण ने। और बरवा की लड़ाई में बरवा तो जीत ही चुके थे और उसके बाद पलामू के टोरी एक जगह का नाम है, उस क्षेत्र पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया। नेक्स्ट, निम्न में से किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था? तो ये कौन नागवंशी राजा थे जो भीमकर्ण का निर्माण कराया था? ये थे भीमकर्ण। अपने नाम पे ही इन्होंने एक सागर का निर्माण करवाया था जिनका नाम ही था भीमकर्ण। नेक्स्ट, बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण को निम्न में से किस देवी देवता की एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो बरवा की लड़ाई जब हुई थी तो उसमें किस देवी देवता की मूर्ति प्राप्त हुई थी भीमकर्ण को? ये थे वासुदेव की मूर्ति। वासुदेव की मूर्ति बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने खुखरा को अपना राजधानी बनाया? तो ये खुखरा को राजधानी किसने बनाया था? तो मदन राय ने, भीमकर्ण ने, खुखरा की राजधानी भीमकर्ण ने बनाया और भीमकर्ण ही थे नागवंशी शासक जो खुखरा को अपना राजधानी बनाया। नेक्स्ट, निम्न में से किसके आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण ने अपनी राजधानी को खुखरा में स्थानांतरित कर दिया था? तो ये थे मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम जब आक्रमण बहुत ज़्यादा करने लगे थे उस टाइम में नागवंशी शासक भीमकर्ण शासन कर रहे थे, तो उन्होंने मुस्लिम आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तन कर दिया और खुखरा स्थान पे अपनी राजधानी को बनाया। तो ये पहले शासक थे जो अपनी राजधानी खुखरा को बनाते हैं। किसके डर से? तो मुस्लिम आक्रमण के भय से बचने के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक राजा लोदी वंश से समकालीन था? तो ये समकालीन था विराट कर्ण जो थे वो नागवंशी राजा लोदी वंश के समकालीन थे। नेक्स्ट, नागवंशी शासक प्रताप कर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? तो नागवंशी शासक प्रताप कर्ण के समय राज्य जो थे वो घटवार जो थे उसके विद्रोह से पूरी तरह से त्रस्त थे। नागवंशी शासक प्रताप कर्ण के समय में जब वो शासन कर रहे थे तो घटवार सब विद्रोह कर रहे थे, घटवार जनजाति। नेक्स्ट, इनमें से कहाँ के राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी करके प्रताप कर्ण को किले में बंदी बनाकर रखा हुआ था? तो इनमें से कौन सा राजा को किया था? ये कौन से राज्य के राजा को किया था? तो ये किया था तमाड़ के राजा जो थे वहाँ खुखरागढ़ में उसको घेराबंदी करके प्रताप कर्ण के जिले में बंदी बना लिया था। तो कहाँ के राजा थे ये? तमाड़ के राजा को ये खुखरागढ़ में घेराबंदी करके बंदी बनाया था। किसके शासन काल में? तो प्रताप कर्ण के शासन काल में, और उसी के किले में भी उसको बंदी बनाकर रखा था काफी दिन तक। नेक्स्ट, खरवार राजा ने प्रताप राय को मुक्त कराने के दौरान तमाड़ के राजा को पराजित किया था। इसके परिणाम स्वरूप बागदेव को कौन सा क्षेत्र पुरस्कार के रूप में मिला था? तो ये था कर्णपुरा। तो कर्णपुरा जो था
कर्णपुरा को खरवार राजा ने प्रताप राय से मुक्त कराने के दौरान तमाड़ के राजा को पराजित किया था। तमाड़ के राजा उस युद्ध में हार गए थे, उनको पराजित किया था खरवार राजा ने, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बागदेव का जो तमाड़पुर का एरिया था उसको पुरस्कार के रूप में प्रताप खरवार राजा को मिल गया था। नेक्स्ट, नागवंशी राजा ने छत्रकर्ण के शासन काल में कोराम्बे में किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी? तो नागवंशी राजा छत्रकर्ण के शासन काल में कोराम्बे में कौन सा भगवान था? तो ये भगवान विष्णु था। तो भगवान विष्णु थे जो नागवंशी राजा छत्रकर्ण के शासन काल में कोराम्बे में विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित किए थे। नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में निम्न में से किस मत का प्रचार प्रसार किया था? तो जो चैतन्य महाप्रभु थे, तो उन्होंने ये चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में निम्न में से किस मत का प्रचार प्रसार किया था? तो शैव मत था, नहीं वैष्णव मत था, नहीं दोनों थे, नहीं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं था। नेक्स्ट, रामशाह निम्न में से किसके समकालीन थे? रामशाह जो थे शासक, वो निम्न में से किसके समकालीन थे? ये थे बहादुर शाह प्रथम जो थे, ये रामशाह उनके समकालीन थे। नेक्स्ट, नागवंशी शासक यदुनाथ शाह निम्न में से किसके समकालीन थे? जो नागवंशी शासक आए यदुनाथ शाह, तो ये किसके समकालीन थे? तो ये थे फर्रुख सियर। हम लोगों ने पढ़ा था फर्रुख सियर के समकालीन थे। कौन से शासक? नागवंशी शासक यदुनाथ शाह। ठीक, फर्रुख सियर के समकालीन थे ये। अब देखिए 14 नंबर पे हम लोग आए हैं। तो नेक्स्ट, निम्न में से किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया था? तो ये स्वीकार किया था सर बुलंद खां ने। तो निम्न में से कौन सा मुगल साम्राज्य था, सूबेदार था, जिसके आक्रमण के कारण यदुनाथ ने उसे 1 लाख रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया था? ये सर बुलंद खान थे, जिन्होंने अपना जो 1 लाख का उन्होंने मालगुजारी देना स्वीकार कर लिया था। मतलब टैक्स देना, उस टाइम में टैक्स आ गया था, कर देना पड़ता था, तो यदुनाथ ने 1 लाख रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया था। तो मुगल सूबेदार के आक्रमण से बचने के लिए किया था। और ये कौन थे उस टाइम में मुगल सूबेदार? तो ये थे सर बुलंद खां। अच्छा, आज यहीं तक का क्लास रखते हैं हम लोग, 14 नंबर तक ही देखते हैं। और इसका जो नेक्स्ट जब होगा तो उससे आगे मैं करवाऊंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिक्कत ये हो जाता है ना कि ज़्यादा लॉन्ग आ जाता है, बन जाता है ना वीडियो, लॉन्ग वीडियो का क्लास हो जाता है, तो बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, बोर होने लगते हैं, तो डिले होने लगता है पढ़ाई में। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि डिले हो, इसीलिए बस यहीं तक का क्लास रहा। और आप लोग को अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और झारखंड का जो क्षेत्रीय राजवंश है उसका MCQ मैं आगे और 1-2 दिन करवाऊंगी, ताकि आप लोग को सारा क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, क्योंकि उड़ान बुक से मैं ही करवा रही हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि झारखंड से रिलेटेड, झारखंड कोई भी एग्जामिनेशन से का जो एग्ज़ाम होता है तो झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसी वजह से क्षेत्रीय भाषा तो अलग आप लोग रख सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र के, लेकिन झारखंड में झारखंड GK तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई क्वेश्चन छूटे ना, इसीलिए मैं सारा क्वेश्चन करवाऊँगी आप लोगों से। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आप लोग प्लीज़ सेशन को बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो एस्पिरेंट जो झारखंड गवर्नमेंट जॉब का जो तैयारी कर रहे हैं उस तक में ये वीडियो पहुंच जाए और उसको बहुत ज़्यादा तैयारी करने में
यूज़फुल हो, हेल्पफुल मिले। ठीक, तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।